आप सभी को गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसा कि कल के क्लास में हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक के किए गए परिवर्तन तथा उनके बारे में विशेष जानकारियां जो प्राप्त होती हैं उनके बारे में हम और आप मिलकर के चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जान गए होंगे कि पेट का एग्जाम्स इसमें 28 तारीख को रिलीज डेट आ गया है। उसी के अनुसार यह वीडियो बनाई जा रही है जिससे आप लोगों को उसमें अधिक से अधिक सहायता और मदद प्राप्त हो, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि छोटे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे और जो फैक्ट पर आधारित होंगे, सिर्फ किस पर? फैक्ट पर। तो हम उन्हीं फैक्ट के आधार पर ही हम क्वेश्चन पर बात करेंगे, ठीक है। जैसा कि हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे, हिस्ट्री, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। जैसे तत्काल के समय में गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र था, गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र था वह अधिक उपजाऊ था, अधिक उपजाऊ, और अधिक उपजाऊ होने के कारण इस पर सभी आक्रमण करके अपना आधिपत्य स्थापित करना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि खाद्यान्न सामग्री से संबंधित यहाँ गेहूं, चावल जैसे कि उत्पादित अनाज काफी अधिक मात्रा में हुआ करते थे, ठीक है। तो इसी के कारण जब बर्नी ने इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य कर लिया, उस समय तत्काल में इसने क्या किया, इसके कर को 10 गुना से लेकर के 20 गुना वृद्धि कर दिया इस कर में, तथा इसने कहा कि जो इस पर यानी कि बोने का, अनाज उगाने का कार्य करेंगे उनको कर 10 से 20% देना पड़ेगा। यानी कि अगर 100% टोटल हो रहा है अनाज तो उसमें 80% ही बोने वाले को मिलेगा, बाकी 20% किसको मिलेगा? मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। यह बताने वाले बदायूनी तथा बर्नी दोनों लोगों ने बताया है, बर्नी तथा बदायूनी, ठीक है। दोनों लोगों ने इस बात को बताया है। इसमें कर के वृद्धि की गई, ठीक है। इसने क्या किया, बहुत सारी योजनाओं को लागू किया, लेकिन यह योजनाएं असफल रही, किंतु सही तरीके से कार्यरत नहीं हो पाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह अपने जो उनके शासनकर्ता थे, अगर कहा जाए कि जो भी पद जिनको दिया जाता था, यह उनसे काफ़ी रुष्ट, यानी कि अगर हम कहें तो क्रोधी रवैया अपनाने का कार्य यह किया करता था, जिनके कारण इसके शासनकाल की ज़्यादा विस्तार वर्णन नहीं मिल पाया, ठीक है। क्योंकि इसे लोग पसंद करना बंद कर दिए थे, ठीक। इसने क्या किया, राजधानी को 2 बार परिवर्तन किया, राजधानी को 2 बार परिवर्तन किया। इसने दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी को बनाया, देवगिरी को बनाया। क्यों? क्योंकि यह दिल्ली में रह रहे लोगों को दंड देना चाहता था, जिनके कारण से इसने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर लिया। राजधानी को क्या किया, इसने परिवर्तित कर लिया, और बार बार मंगोलों के आक्रमण से बचाव के लिए भी इसने दिल्ली से देवगिरी पर अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लिया, क्योंकि यह 29 बार मंगोलों के आक्रमण को झेल चुका था, मंगोल आक्रमण को। और इन्हीं के कारण इसने क्या किया कि दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी को स्थानांतरण कर लिया, यानी कि स्थापित कर लिया।
यह बताने का कार्य कि इसने स्थापित किया है इब्न बतूता ने किया है। इब्न बतूता, इनका नाम जो लिखा जाता है वह लिखा जाता है इब्न बतूता, ठीक है, इनका नाम लिखा जाता है। फिर इसने क्या किया कि 1335 में देवगिरी से ही अपनी राजधानी को परिवर्तित करके इसने फिर दिल्ली बनाया, यानी कि यह एक बार राजधानी दिल्ली से देवगिरी लेकर के गया, फिर 1335 में इसने इसी देवगिरी की राजधानी को दिल्ली दोबारा स्थानांतरित करके लेकर के आया, ठीक है। इसने अपने ही समय में बाजार नियंत्रण तथा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, लेकिन जिस सांकेतिक मुद्रा का यह प्रचलन किया उस समय यह ज़्यादा चल नहीं पाया। जैसे कि आप आधारित आजकल क्या देख रहे हैं, रुपया। तो इसी रुपये को तांबा एवं जीतल के माध्यम से उसने बताने का, यानी कि मार्केट में, बाजार में पहुंचाने का कार्य किया। क्यों? क्योंकि इसके समय में चांदी की कमी हो गई थी और चांदी तथा सोने की कमी होने के कारण इसने तांबा तथा कांसा, तांबा तथा कांसा, ये दो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, ठीक है, लेकिन यह सुचारू रूप से चलवा नहीं पाया, ठीक है। जब यह अपने सिक्के को बनवा रहा था, अगर कहा जाए कि लागू कर रहा था, तो इसने उस मुद्रा पर संकेत के अनुसार इसने आसुल्तान या जिल्ले इलाही करके उस पर छपवाना चालू किया। आसुल्तान व जिल्ले इलाही, जिल्ले अल्लाह, अल्लाह, इसने अपनी सांस्कृतिक मुद्रा में छपवाया, ठीक है। लेकिन आज के समय में क्या है, लोग आधुनिक होते जा रहे हैं, तो उस समय में भी लोग आधुनिक हो गए। जैसे चांदी उपलब्ध ना होने के कारण जब सरकार द्वारा मुहैया करवाया जाता तभी उस सिक्के की प्राप्ति होती, लेकिन जब चांदी तथा जीतल जैसे सिक्के चलने लगे, यानी कि कांसा के सिक्के चलने लगे, तो लोगों ने अपने घरों में ही कारखाना लगवा दिया और उस कारखाने से उन लोगों ने ही अपने ही घर में सिक्के की छपाई को चालू कर दिया, जिससे जो बाजार नियंत्रण की प्रणाली थी वह मोहम्मद बिन तुगलक की खिलाफ हो गई, यानी कि रद्द हो गई। क्यों? क्योंकि जितने कोष होते थे उससे ज़्यादा कहीं धन मिलता था, ठीक है। उसके बाद अगला इसने खुरासान पर आक्रमण किया तथा खुरासान के शासक आबू सैयद को इसने पराजित किया। आबू सैयद को इसने पराजित किया, ठीक है। इसने कराची में सैनिक अभियान किया, लेकिन अपनी मूर्खता के कारण, क्योंकि वहाँ ठंड का मौसम था और ठंड के मौसम के कारण इसने बहुत सारे सैनिकों की मृत्यु हो गई इसके, जब इसने कराची का अभियान किया। कराची का अभियान किया तो इसे मूर्खतापूर्ण दृष्टि से देखा जाता है, मूर्खतापूर्ण दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक आपके समाप्त हो गए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले शासक को, ठीक है, जिनका नाम है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं फिरोज शाह तुगलक।
फिरोज शाह तुगलक। इसका कार्यकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा। 1388 ईस्वी तक रहा। ठीक है। अब इनके पृष्ठभूमि तथा कर व्यवस्था एवं अन्य अगर कहें कल्याणकारी कार्य तथा सैनिक अभियान, उद्योग एवं कारखाना तथा फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे पहले हम पृष्ठभूमि पर बात करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो पहला कि यह एक ऐसा शासक था जिसने अपने जीवन काल में 2 बार राज्याभिषेक किया। इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। पहला 1351 में, ठीक है, 1351 में, तथा उसी 1351 में दूसरी बार भी इसने एक ही साल में यानी कि 2 बार अपना राज्याभिषेक किया। ठीक है। पहला इसने सिंध में किया, सिंध में, तथा दूसरा जो इसने 1351 में अपना किया वह दिल्ली में किया, दिल्ली में। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक हुआ। ठीक। दूसरा पॉइंट, इसने अपनी नीतियों को शरीयत के अनुसार लागू किया। जैसे कि व्यवस्था के अनुसार, कि जिन प्रकार से इसने अपनी व्यवस्थाओं को धारण किया उसी व्यवस्था के अनुसार इसने अपनी नीतियों को पूर्णतया लागू किया। ठीक है। इसी कारण यानी कि नीतियों को सही तरह से लागू करने के कारण नीतियों को लागू किया। नीतियों को लागू करने के कारण एल्फिंस्टन एवं हेनरी इलियट, इन दोनों लोगों ने इसे सल्तनत युग का अकबर कहा है। ठीक है। हेनरी इलियट यानी कि इतिहासकार हेनरी इलियट तथा एलिफिंस्टन, इन दोनों लोगों ने इसे इसका यानी कि सल्तनत युग का अकबर कहा है। अकबर कहा है यानी कि सल्तनत युग का अकबर कहा है। ठीक है। यह एक ऐसा शासक था जो मध्यकालीन का सबसे निरंकुश शासक कहा गया है। निरंकुश शासक कहा गया है। ठीक है। इसके बारे में जानकारी के लिए शम्स-ए-सिराज अफीम ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है तारीख-ए-फिरोजशाही। तारीख-ए-फिरोजशाही पुस्तक तारीख-ए-फिरोजशाही इसके लेखक हैं अफीम। ठीक है। इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब हम देख लेते हैं कर व्यवस्था। ठीक है। यह
पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जजिया कर लगाने वाला ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला यह पहला शासक था। कर कई प्रकार के थे, लेकिन सभी प्रकार के करों को समाप्त करके इसने सिर्फ 4 प्रकार के कर को चालू रखा। उस समय 24 प्रकार के कर थे, 24 प्रकार के कर थे। उन 24 प्रकार के करों को समाप्त करके इसने सिर्फ 4 प्रकार के कर को लागू किया, और वो 4 प्रकार के कर थे। पहला जजिया, दूसरा जकात, तीसरा खुम्स और चौथा खराज। ये 4 प्रकार के कर थे। ठीक है, जैसे ये जो खराज आपका था यह भूमि के लिए था। जैसे मान लिया कि आपको चराने के लिए गाय या भैंस, किसी भी प्रकार के जानवर को घास की आवश्यकता होती थी, उसी घास को चराए जाने के कारण यह कर लिया जाता था। ठीक है, खुम्स जो था, यह जब भी लड़ाई होती थी, अगर कहा जाए युद्ध, तो युद्ध में लूटे गए जो धन थे, इस धन में बंटवारा किस तरह किया जाए, या उस पर भी कर लगा करके जो सुल्तान होते थे वह ले लिया करते थे। जकात, यह मुस्लिमों में दान का कर है। जकात जो कि पूरी कमाई का 10% दिया जाता है, यानी कि अगर कहा जाए कि तुम्हारी टोटल संपत्ति 10% है, 100%, यानी कि आप कमा रहे हैं, तो जकात के लिए आप उसमें से 10% अपनी संपत्ति को दान कर दीजिए, जिसे आज के समय में भी दिया जाता है और सभी मुस्लिम लोग देते हैं, उसे जकात कहा जाता है। जजिया, जब कोई ब्राह्मण किसी तीर्थ यात्रा पर निकलता था तो उस तीर्थ यात्रा का लगाया गया कर जजिया कर था, जो कि यह पहला ऐसा सुल्तान था जिसने जजिया कर को लगाया। ठीक है, तो ये आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं और इनके कल्याणकारी योजनाओं के बारे में देख लेते हैं कि किन किन प्रकार की योजनाओं को इसने लागू किया और किस प्रकार चलाया। पहला, इसकी आत्मकथा, जिस पुस्तक में लिखी गई आत्मकथा, और आत्मकथा जो ये लिखी गई उसका नाम था फुतूहात-ए-फिरोज शाही। फिरोज शाही, फिरोज शाही। ठीक है, दूसरा, किसानों के तकावी ऋण को इसने माफ कर दिया, यानी कि जितने ऋण किसान लोग बाकी थे उन ऋण को माफ कर दिया। रोजगार ब्यूरो की इसने स्थापना किया, यानी कि जहां से रोजगार मिल सके अनेक प्रकार के। ठीक है, चिकित्सा हेतु दार-उल सफा नामक विभाग की इसने संगठन व्यवस्था की। दार-उल सफा विभाग की स्थापना, जो कि यह उपचार से संबंधित है। ठीक है, यानी कि हॉस्पिटल। अनुवाद विभाग की स्थापना, यानी कि किसी भी प्रकार के अगर लैंग्वेज है, यानी कि भाषा है, उस भाषा को किस प्रकार से अनुवाद करके पढ़ा जा सके, उस भाषा अनुवाद की स्थापना। तथा दासों के लिए दीवाने
बंदगान विभाग की स्थापना। जो तत्काल के समय में दास थे, उस दास को देख रेख के लिए यानी कि रहने की व्यवस्था दीवाने बंदगान इसने स्थापित किया। दीवाने बंदगान इसने स्थापित किया। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, यानी कि निर्धन मुस्लिम जितने भी थे उनके लिए दीवाने खैरात, जिसे दान विभाग कहा गया, दान विभाग या किसी को दीवाने खैरात कहा गया। दीवान ए खैरात, ठीक है, जो कि गरीब मुस्लिमों को दिया जाने वाला दान था कि जिससे यह अपने किसी भी प्रकार के व्यापार को चला सके और उसमें वृद्धि कर सके। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं। आप इसे नोट कर चुके हैं, मैं बता देता हूँ। दीवान ए खैरात यानी कि दान विभाग की स्थापना किया इसने। उसके बाद दलाइल ए फिरोज शाही नाम से 300 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद इसने करवाया, यानी कि 300 संस्कृत ग्रंथ थे, 300 ग्रंथ। उन ग्रंथों को इसने एक नाम दे करके और इसका मुस्लिम भाषा में अनुवाद करवाया, जिसका नाम था दलाइल ए फिरोज शाही। दलाइल ए फिरोज शाही, फिरोज शाही, ठीक है। 300 ग्रंथों का इसने अरबी भाषा में अनुवाद करवाया है, ठीक है। और इसके अनुवादकर्ता जो थे उनका नाम था अजीजुद्दीन अलाउद्दीन। अनुवादकर्ता का नाम था अजीजुद्दीन अलाउद्दीन। तथा ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। सैनिक एवं असैनिक पदों को वंशानुगत किसने बना दिया, यानी कि जो सैनिक है उनके घर में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, सैनिक होगा, यानी कि उसके पद को बढ़ाने की व्यवस्था नहीं की गई। ठीक है, उसके बाद स्त्रियों को मजार जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी कि इसके शासनकाल में स्त्रियां मजार पर नहीं जाती थी, जैसे कि आजकल लोग चली जाती हैं, लेकिन इनके समय में जाने का प्रावधान नहीं था, उसे मना कर दिया गया था। ठीक है, इसने अपने ही नाम पर नए नगर को बसाया, जिनका नाम था फिरोज शाह, फतेहाबाद, जौनपुर। इसने 3 नगर को बसाया। पहला फिरोज शाह, फिरोज शाह, एक नाम आपने सुना होगा जो दिल्ली में स्टेडियम है, फिरोज शाह कोटला का मैदान, ये भी इसी पे ही है। फतेहाबाद, फतेहाबाद तथा तीसरा जौनपुर। जौनपुर इसने 3 नगर की स्थापना की। ठीक है, अशोक स्तंभ इसी ने ही दिल्ली लाया तथा मेरठ व टोपरा से, जो अशोक ने मेरठ तथा
तोपरा का स्तंभ लेख था, उसे यह दिल्ली लेकर के आया। ठीक है। इसने सैनिक अभियान किए। 1360 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने जाजनगर पर आक्रमण कर जगन्नाथ मंदिर, जो कि उड़ीसा में स्थित है, उसे लूटा तथा 1365 ईस्वी में कांगड़ा मंदिर हिमाचल प्रदेश में अभियान किया। ज्वालामुखी मंदिर से अनेक पांडुलिपियां इसने प्राप्त की तथा मंदिर को नष्ट कर दिया। यानी कि 2 मंदिरों का इसने अभियान किया। पहला जगन्नाथ मंदिर, तथा दूसरा ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर, इन दोनों मंदिरों को इसने लूटा तथा नष्ट कर दिया। ठीक है, नष्ट कर दिया। तथा अंतिम सैनिक अभियान यह इसने 1360 ईस्वी में किया। 1360 ईस्वी में इसने किया। ठीक है। अन्य अभियान इसने, अंतिम सैनिक अभियान ठट्टा पर 1362 ईस्वी में इसने किया। ईस्वी में इसने ठट्टा का अभियान किया। ठीक है। राजकीय आय को सुधारने के लिए इसने 1200 फलों के बागीचों को लगवाया। फल का बगीचा लगवाया। ठीक है। तथा 36 शाही कारखानों की स्थापना करवाई। कारखानों की स्थापना करवाई, जिससे राजकीय आय सुधारा जा सके, जिनमें किसी भी प्रकार की कमी ना आए। ठीक है। अंतिम तुगलक शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद ये अंतिम शासक थे। बाकी इनके बाद कोई ऐसा शासक नहीं हुआ कि जो इनकी गद्दी को सही तरीके से चलाए। अंतिम शासक नसीरुद्दीन को, इस वंश का अंतिम शासक था। और इसी को तैमूर का, उसी समय तत्काल में तैमूर का भारत पे आक्रमण हो गया 1398 ईस्वी में, जब यह शासक बना। तैमूर का आक्रमण भारत पे हो गया। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। जैसा कि इसके बाद फिरोज शाह के उत्तराधिकारियों की बात करनी है। जैसे हम बात कर लेते हैं, फिरोज शाह के पौत्र गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय ने इसके बाद में नसीरुद्दीन शाह के बाद गद्दी पर बैठा। ठीक है। इसके बाद 3 शासक आए, जो कि 5 वर्षों में 3 शासक आए और चले गए। तो इन सब के बारे में हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।